हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिप्लोमा एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम लोग कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। कंट्रोल सिस्टम का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और आज के सेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन रहेगा हमारा वो रहेगा कंट्रोल सिस्टम, उसके कॉन्फ़िगरेशंस एंड क्लासिफिकेशंस। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में अपने आएंगे तो फिर हम लोग कंट्रोल सिस्टम के फर्दर डिटेल्स के साथ आएंगे। तो सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। आज का जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही ब्रीफ रहेगा। तो ध्यान से थोड़ा सा इसको देख लीजिए, सुन लीजिए, ताकि आपको आने वाले क्लासेस में कोई भी परेशानी ना हो। तो जो फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। आखिर ये कंट्रोल सिस्टम है क्या? तो जब भी हम कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करना चाहते हैं या कंट्रोल सिस्टम को हम लोग समझना चाहते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक टर्मिनोलॉजीज है, जिसका फर्स्ट हाफ कंट्रोल है एंड द सेकेंड हाफ इज सिस्टम। सो कंट्रोल हम उसको बोल सकते हैं जिसमें हम कोई चेंजेस या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई हम चेंजेस कोई ऑल्टरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हमारे एक्शन के कारण कोई आउटपुट में हमारा रिजल्ट वैरी कर रहा है तो उस चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल प्रोवाइड करना। और सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम इज अ कम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंपोनेंट्स, यूनिट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट यूनिट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ टारगेट और टू डू अ जॉब। तो अगर सिस्टम को हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें या सिस्टम को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग सिस्टम को डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि सिस्टम इज अ combination of different elements or units or machines which are working together to do a job। बहुत सिंपल सा है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स, यूनिट्स या मशीन्स का अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कोई पार्ट हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है। उन सबको अगर इकट्ठा करके एक साथ करके सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में अगर हम रखते हैं और उसमें कोई इनपुट देते हैं तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो उस प्रोसेस को, उस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो उस पूरे ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? सिस्टम बोल रहे हैं। एक बार और, ये सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, components और elements working together to do a job। किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को अगर एक साथ जोड़कर हम कोई इनपुट देते हैं तो वो हमें एक आउटपुट देगा। ये हो गया हमारा सिस्टम का डेफिनेशन। तो यहाँ पे समझने की बहुत जरूरी है, अंतर है या बहुत जरूरत समझने का कि सिस्टम क्या हुआ और कंट्रोल सिस्टम क्या हुआ। तो सिस्टम क्या बोला था कि किसी भी काम को करने के लिए एक इनपुट चाहिए, एक सिस्टम चाहिए और वो एक आउटपुट देगा। लेकिन आउटपुट क्या देगा, आउटपुट कैसा रहेगा, ये पूरा का पूरा डिफाइन होगा सिस्टम पर और इनपुट पर। सिस्टम एक बार अगर बन चुका है तो जैसा इनपुट रहेगा वो सिस्टम हमेशा उसी के हिसाब से काम करके कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देगा। लेकिन क्या वो आउटपुट, क्या वो सिस्टम से निकला हुआ जो आउटपुट है, क्या वो हमारा मन चाहा है या नहीं मन चाहा है, इसके बारे में सिस्टम कुछ भी बोलता नहीं है। इसके बारे में सिस्टम कुछ भी नहीं बोलता है। सिस्टम बोलता है कि भैया हमें बहुत सारे कंपोनेंट से जोड़कर बनाया गया है और हमें जो बनाया गया है वो सिर्फ एक काम को करने के लिए बनाया गया है। हमें इसलिए नहीं बनाया गया है कि कुछ हम आपके मन चाहा आउटपुट दे पाए। हमें बनाया गया है कि कुछ काम करके आउटपुट दे देने का। अगर हमें आप कुछ इनपुट दीजिएगा तो जरूर हम बने हुए हैं काम करने के लिए, तो हम उस काम को करेंगे, उस इनपुट के हिसाब से काम को करेंगे और हम आपको जरूर कुछ ना कुछ आउटपुट देंगे। लेकिन अगर वो आउटपुट आपके काम का हो ना हो, इससे सिस्टम को कोई भी लेना देना नहीं है। सिस्टम बहुत स्पष्ट बात करता है कि हमें सिर्फ काम करने के लिए रखा गया है। काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहीं पे इम्प्लीमेंटेशन आता है कंट्रोल का और इसी से बन के आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम ये कहता है कि भैया सिस्टम जो काम करने के लिए आया हो तो करेगा ही, लेकिन अब उसके आउटपुट को डिफाइन कराने की जिम्मेवारी हमारी है। उसके इनपुट सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेवारी हमारी है। वो इनपुट कैसा जाएगा ताकि जो आउटपुट है वो मेरे मन के हिसाब से आए, इसीलिए कंट्रोल को आगे लगाया गया है सिस्टम के पास। तब जाके हमें मिलता है कंट्रोल सिस्टम, तब जाके इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमको मिलता है कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें कहीं भी ऐसा आपको नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है। बस एक चीज का ध्यान दे देना है कि आपका जो कंट्रोल है प्लस सिस्टम लगाइएगा तो हमको मिलके आ जाता है कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम जो बना, कंट्रोल सिस्टम क्यों बना?
सिस्टम जब काम कर रहा था, तो कंट्रोल सिस्टम को बनाने का जो मेन रीजन था, जो मेन कारण हुआ, वो ये था डिजायर्ड आउटपुट। कि आप सिस्टम तो कोई भी काम करके दे देता, वो चाहे मेरे मन का हो ना हो, कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस काम को मेरे मन के हिसाब से, मेरी इच्छा के हिसाब से, या हमारे इनपुट सिग्नल जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उनके हिसाब से काम करवाना चाह रहे थे। तो वो मेरा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए, इसके वेरिफिकेशन के लिए हम लोग कंट्रोल को लगाएं सिस्टम से पहले, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो बन जाए कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल क्या हुआ? कंट्रोल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कंट्रोल को हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंट्रोल आर द चेंजेस, दे आर द चेंजेस और ऑल्टरेशन required for any system to provide defined output, to provide defined output। तो बहुत सिंपल सा चीज है। कंट्रोल क्या कर रहा है? कोई चेंजेस, या कहाँ पे चेंजेस कर रहा है? ये सब चेंजेस हो रहा है आपके इनपुट सिग्नल में। इनपुट सिग्नल जो गया वो आपके कंट्रोल में आया, यहाँ से आपको मिला एक दूसरा सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल, अब वो आपको आउटपुट दे रहा है। तो आपका पूरा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? आपका जो ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा कंट्रोल सिस्टम का वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जहां पर आप एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर आप एक इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ? तो आप कंट्रोल में क्या कंट्रोलर, इसको हम लोग बोले ज़्यादा बेटर रहेगा, कंट्रोलर से हमारा कंट्रोल निकलता है। कंट्रोलर में हम कुछ इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किए, ये जो इनपुट सिग्नल है ये आपको गया सिस्टम में, और सिस्टम से हमें एक मिला, क्या मिला? वो मिल गया आउटपुट। ठीक है, क्या मिल गया? आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या मिल गया हमें? एक कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड सिग्नल। कंट्रोल्ड सिग्नल, वो सिग्नल इनपुट सिग्नल से अलग है। कंट्रोल सिग्नल जो है वो आपके इनपुट के सिग्नल से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपोनेंट यूज कर रहा है कंट्रोलर, और ये कंट्रोल सिस्टम, जब ये कंट्रोल सिग्नल जब सिस्टम में जाएगा तो एक जो आउटपुट मिलेगा ये हमेशा डिफाइंड मिलेगा, जैसा हम चाहते हैं हमको उसी हिसाब से मिलेगा। और यही बेसिक अंतर है एक सिस्टम में और एक कंट्रोल सिस्टम में। बेसिक अंतर यही है कि सिस्टम सिर्फ बना है किसी भी तरह के आउटपुट को दे देने के लिए, उसके लिए क्या दे रहा है नहीं दे रहा है इसके लिए कोई उसका जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम की जिम्मेवारी है कि वो आपको डिफाइंड आउटपुट ही दे, डिफाइंड आउटपुट ही दे। ये जिम्मेवारी है किसकी? कंट्रोल सिस्टम की। समझ में आया कंट्रोल सिस्टम? चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर कंट्रोल सिस्टम का, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का हमारे जीवन में क्या योगदान है या क्यों आया। तो बेसिकली जो भी हम डिजायर्ड आउट, जो भी हम काम करना चाहते हैं अपने सिस्टम से या मशीन से, अपना कोई काम करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से काम करके दे, वो हमारे जो इनपुट्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, वो उसके हिसाब से काम करके हमें प्रोवाइड करे। इसीलिए कंट्रोल सिस्टम का आज के डेट में इतना ज़्यादा ज़रूरत है या इम्प्लीमेंटेशन है। चाहे आप घर में यूज़ करने वाला एक आयरन देख लीजिए, या घर में यूज़ होने वाले अपने एसी को देख लीजिए, चाहे आप अपने मोटर के वाटर लेवल इंडिकेटर को देख लीजिए, हर एक जगह आपका कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। हर एक काम जहां भी आपको आसपास अपने इन्वायरमेंट में देखना है, तो हर जगह आपको कंट्रोल सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो जब हम कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, तो उसके मेन जो 4 रीजंस हैं, 4 फंक्शंस हैं, क्या काम करता है आपके कंट्रोल सिस्टम आपके आपके जीवन में, या आपको वो आपके जीवन को कैसे असर करता है, वो हमको पता चलता है उनके फंक्शन से। जो पहला फंक्शन हमको देखने को मिलता है वो है मेजरमेंट। कंट्रोल सिस्टम कंटिन्यूअस मेजरमेंट लेता है, मतलब कि अगर मेजरमेंट लग रहा है तो इसके पास मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई सेंसर होना चाहिए, तभी तो मेजर कर पाएगा, है ना। उसके बाद उन सारे डेटा को, जितना भी सेंसर से उसने इनपुट ले रहा है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, जो मेजर कर रहा है, उसका हमेशा कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन के बाद उसका कंप्यूटेशन करता है, वो चेक करता है कि क्या इनपुट एंड आउटपुट में रिलेशन है कि नहीं है, कि क्या मेरा इनपुट का मतलब सेट वैल्यू या फिर रेफरेंस वैल्यू हो सकता है, क्या ये सेट वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू हमारे आउटपुट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
तो ये हमेशा कंपैरिजन और कंपटीशन चलता रहता है, हमेशा एक साइकिल चलता रहता है। और कब तक चलता रहेगा? जब तक आपका आउटपुट जो है वो आपके रेफरेंस के बराबर ना हो जाए, तब तक ये हमेशा अपने आप में चलता रहेगा। और इसके लिए क्या होता है कि हर बार वो अपने आप को करेक्ट करता है, हर बार वो अपने आप को करेक्ट करता है, ताकि आपके सिस्टम का जो आउटपुट है वो आपके रेफरेंस के बराबर आ जाए। इसीलिए पूरा कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। बात समझ में आया? मेन 4 फंक्शंस आपके ऑटोमेटिक कंट्रोल के वो है मेजरमेंट, कंपैरिजन, कंप्यूटेशन और करेक्शन। क्लियर? ये आपका 4 सेक्शन होता है, फंक्शंस होते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के। ये 4 मेन काम होते हैं आपके आपके मेन काम होते हैं आपके कंट्रोल सिस्टम के, और इन्हीं के बेसिस पे आपका पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। तो सिस्टम का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया कि सिस्टम क्या होता है, हम लोगों ने बात कर लिया सिस्टम के बारे में। इसका अगर लाइव एग्जांपल आप देखना चाहते हैं सिस्टम का, तो वो ये है कि हम और आप, अगर हम और आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो ये क्या है? तो हम लोग भी एक दूसरे के साथ अगर कनेक्टेड हैं तो वो एक कंट्रोल सिस्टम में कनेक्टेड है। अब कैसे? तो जैसे अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये पूरा एक चैनल कहाँ है? एक सिस्टम बन रहा है। अब ये सिस्टम कैसे बन रहा है? हम एक सिस्टम के यूनिट हो गए, आप दूसरे यूनिट हो गए, टेबल तीसरा यूनिट हो गया, बेंच चौथा यूनिट हो गया, ब्लैक बोर्ड पांचवा यूनिट हो गया, मार्कर छठा यूनिट हो गया। अब ये सब हमारा क्लासरूम सातवां यूनिट हो गया, क्लासरूम का छत आठवां यूनिट हो गया। अब ये सब कुछ मिल के ना हमारा क्लासरूम बन रहा है। खाली टेबल बेंच लगा देने से क्लासरूम तो बनेगा नहीं, या सिर्फ स्टूडेंट के बैठ जाने से क्लासरूम नहीं बनेगा। तो क्लासरूम कब बनेगा? जब इन सातों आठों एलिमेंट्स का, सातों आठों कंपोनेंट्स का एक जगह इकट्ठा करें और उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएं, तब हम बोल सकते हैं कि हमारा क्लासरूम बन गया। तो सिस्टम तो हमें समझ में आ गया कि ये सिस्टम बन गया। लेकिन अगर इस सिस्टम में कोई कंट्रोलर ना हो, अगर कोई टीचर ना हो, तो टीचर के बिना तो क्लासरूम अधूरा है। जो मन में आएगा बच्चा वो काम कर लेगा। तो वहां पर बच्चों को एक डिजायर्ड आउटपुट लाने के लिए टीचर रखा गया, जो कि उसका कंट्रोलर बन गया। तो अब सिस्टम क्या हो गया? पूरा इन्वायरमेंट जो है जिसमें आप लोग बैठ रहे हैं वो आपका सिस्टम हो गया। वहां पे टीचर को लगा दिया गया है ताकि आपको सिस्टम से कंट्रोल सिस्टम में बदल दिया जाए। तो पूरा का पूरा अगर आप अपने ऊपर का एग्जाम्पल को एकत्रित करिएगा, अपने ऊपर इसको ध्यान दीजिएगा, तो आपको लगेगा कि आप खुद एक कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट है, एक यूनिट हैं। और ये पूरा एक सब कोई मिलके हम लोग एक काम, एक डिजायर्ड आउटपुट लिए काम करते हैं। वो क्या है कि आपके पास जो कंटेंट जाए, आपको, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाए, और फिर हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है कि हमें जॉब मिलना है या जो भी करना है, वो हमारा अलग से एक डिजायर्ड आउटपुट हमेशा रहता है। तो ये जो पूरा सेक्शन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिस्टम। सिस्टम में क्या क्या है? तो सिस्टम में सबसे पहले आता है प्लांट। अब प्लांट क्या है? तो जो भी मशीन्स, जो भी काम करने वाला, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो सबको हम लोग लगाते हैं प्लांट के रूप में। उसको हम लोग क्या क्या डिफाइन करते हैं? प्लांट डिफाइन करते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्लांट मे बी अ पीस ऑफ इक्विपमेंट और अ मशीन जिसके ऊपर या जिसको कंट्रोल किया जा सके ताकि आपका आउटपुट मिल सके, तो हो गया प्लांट। ठीक है ना? तो प्लांट, अब जितने भी आपको एग्जांपल्स लेना है, तो जितना भी मैकेनिकल डिवाइसेस है, चाहे आपका मोटर है, चाहे आपका कुछ जो भी ऐसा पार्ट है, वो सब क्या हो गया? प्लांट। अब उस मोटर को चलाना कैसे? दैट इज द प्रोसेस। उस मोटर को आपको एसी बेल्ट के साथ चलाना है या कपल किए हुए हैं, कैसे कपलिंग किया हुआ है, दैट इज द प्रोसेस। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो सकता है, मैकेनिकल प्रोसेस हो सकता है, केमिकल प्रोसेस हो सकता है। तो उसको ऑपरेशन में लाने के लिए, उस कंट्रोलर को ऑपरेशन में लाने के लिए, हम लोग बोलते हैं उस प्लांट को ऑपरेशन में लाने के लिए जिस प्रक्रिया का यूज कर रहे हैं हम लोग उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो सिस्टम, सिस्टम का में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उसका पहला एक कंपोनेंट हो गया प्लांट, और फिर उस प्लांट के लिए हमको जरूरत होता है एक प्रोसेस की। प्रोसेस के बाद हमें जरूरत पड़ेगा एक कंट्रोलर का। तो कंट्रोलर क्या है? जो कि आपके सिस्टम को अपने हिसाब से कंट्रोल करके और ऑपरेट करवाए, उसको बोलेंगे कंट्रोलर। जैसे कि आप और हम, आप अगर सिस्टम है, प्लांट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, हम कंट्रोलर हैं। तो हम जो चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं, आप वही काम करिएगा। तो हम आपके लिए कंट्रोलर बन गए और आप मेरे लिए प्लांट बन गए। इसका दूसरा एग्जाम्पल है बल्ब। अब बल्ब क्या है? एक प्लांट है। क्यों?
क्योंकि बल्ब जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो जलेगा या बुझेगा, तो मतलब उसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। ठीक, अब उसका कंट्रोलर क्या होगा, तो आपका स्विच। आप जब चाहेंगे तभी स्विच ऑन करिएगा, तो उसी स्विच के ऑन करने से ही आपका बल्ब जलेगा और उसको ऑफ कर देने से आपका बल्ब बुझ जाएगा। तो दैट इज द कंट्रोलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक कंपोनेंट्स फॉर सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। अब हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम के क्लासिफिकेशंस की। तो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन, वो है आपका नेचुरल वर्सेस मैनमेड। कंट्रोल सिस्टम को जो बहुत सारे क्लासिफिकेशन में हम लोग करते हैं, हम लोग बात करेंगे, आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नेचुरल कंट्रोल सिस्टम होता है और मैनमेड कंट्रोल सिस्टम होता है। नेचुरल कंट्रोल सिस्टम वो सिस्टम है जो भगवान, जो प्रकृति ने बनाया है, मतलब आपका इकोसिस्टम है ना, आपका जो इकोसिस्टम है, ये एक एग्जांपल हो गया नेचुरल कंट्रोल सिस्टम का। चाहे इसमें आप जो भी लेना है, अब आपको आप अपने आप को ले लीजिए, चाहे, क्योंकि हम और आप जो हैं वो भी भगवान की प्रकृति से बनाई गई चीजें हैं, तो हम भी एक कंट्रोल सिस्टम ही हैं। चाहे आप रेन वाटर्स का ले लीजिए कि बारिश होना है या मौसम का बदलना है, जो भी आप, जितने भी इकोसिस्टम में हमारा नेचुरल प्रोसेस है जो कि एक साइक्लिक पीरियड को फॉलो करता है। साइक्लिक पीरियड इसलिए क्योंकि चेन बना होना चाहिए, तो उन सबको हम लोग बोलेंगे नेचुरल कंट्रोल सिस्टम। दूसरा कंट्रोल सिस्टम होता है मैनमेड, जो हम और आप मिलकर बनाते हैं। तो जितना सारा सिस्टम है, जितना सारा मशीन्स हैं, चाहे वो गाड़ी हो, एरोप्लेन हो, ये सब क्या है आएगा, ये सारे क्लासिफिकेशन आएंगे मैनमेड कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ठीक है, दूसरा आता है एक मैनुअल कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। मैनुअल कंट्रोल सिस्टम वो जिसके कंट्रोल को आदमी के द्वारा बदला जा सके, जिसके जिसके लिए फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होगी, उस टाइप के कंट्रोल सिस्टम को हम लोग बोलेंगे मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि आपका पंखा का रेगुलेटर, अब पंखा अपने आप स्पीड वैरी नहीं कर सकता है ना, उसको रेगुलर, उसको वैरी कराने के लिए आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे रेगुलेटर के माध्यम से करिए, चाहे ट्रैक के माध्यम से करिए। तो उस रूम के पंखे को स्पीड वैरी कराने के लिए आपको मैनुअल प्रेजेंटेशन होना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे जैसे ही आप एसी की बात करिएगा तो ऑटोमेटिक होता है। आप एक बार सेट कर दीजिए टेम्परेचर, और जब तक वो टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक वो चलता रहेगा, साइकिल उसकी रिपीट होती रहेगी। और जैसे ही उसका साइकिल का रेफरेंस पॉइंट मिल गया, सेट वैल्यू मिल गया, तो जाके वो वापस टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और फिर एक सेट वैल्यू के बाद वापस वो एक आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर एक साइक्लिक रोटेशन हो रहा है, एक यहाँ पे साइक्लिक रोटेशन हमेशा हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है ऑटोमेटिक, अपने आप, आपने कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया, आपने बस एक बार सेट कर दिया है, आपने एक बार सेट कर दी वैल्यू को, और उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली आपका वैल्यू ऑटोमेटिकली डेटा चेंज हो रहा है, और वो हमेशा कंट्रोल हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तीसरा आता है आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बस इतना बता दे रहे हैं कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें कोई फीडबैक नहीं होता है, और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें फीडबैक होता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। अब एक ऐसा सिस्टम जो कि लिनियरिटी को फॉलो करता है, जिसकी जिसकी जो, अगर हम आउटपुट के बारे में बात करें, वो लीनियर स्लोप को वैरी कर रहा है, लीनियर स्लोप को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे उस टाइप के सिस्टम को लीनियर। और अगर कोई सिस्टम में कहीं चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है और वो एक सर्टेन पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर। ये तो हम लोगों ने पहले भी देख रखा है, तो उस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम। अब समझना यहाँ पे टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट, ऐसा सिस्टम जिसके आउटपुट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहे, उसकी आउटपुट्स हमेशा कांस्टेंट रहे, सिस्टम जो हमेशा कांस्टेंट काम कर रहा है, ऐसा कंट्रोल सिस्टम जो हमेशा कांस्टेंट मोड पे काम कर रहा है, टाइम के हिसाब से बदल नहीं रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसके कंट्रोल, जिसका ऑप्शन, जिसका पैरामीटर, जिसका आउटपुट, जिसके सिग्नल्स हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी कर जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम वेरिएंट। मतलब जो टाइम के रिस्पेक्ट में, जो डेल्टी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम वेरिएंट। और जो डेल्टी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा
कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिस्टम। डेटा को हम लोग इतना कंसिडर नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिस्टम। तो कंटिन्यूअस सिस्टम अब वही है कि जो भी टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा काम कर रहा है, कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस सिस्टम, आपका साइन वेव। और वहीं डिस्क्रीट सिग्नल क्या हो गया, आपका स्क्वायर वेव। मतलब कि फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो आउटपुट दे एंड फॉर द फिक्स ड्यूरेशन वो ऑफ हो जाए, मतलब कि कुछ देर के लिए ऑन रहे और कुछ देर के लिए ऑफ हो जाए। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोचैस्टिक सिस्टम। तो अब ये पहली बार मेरे उम्मीद से मुझे लगता है कि अगर कोई पढ़ा होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है ये वर्ड जो है डिटर्मिनिस्टिक और स्टोचैस्टिक जो वर्ड है वो आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। डिटर्मिनिस्टिक आता है डिटरमाइन के वर्ड से, मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसका इनपुट और आउटपुट पहले से डिटरमाइंड है, पहले से फिक्स्ड है, उस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। ध्यान रखिएगा, जिसके इनपुट और आउटपुट को हमें पता है क्या होने वाला है, उस सिस्टम का आउटपुट कैसा होगा, इनपुट ऐसा है तो आउटपुट कैसा होगा, अगर हमको पता है, पहले से पता है, जिसके रिस्पॉन्स को आप पहले से जानते हो कि ऐसा आउटपुट आना चाहिए, 2 + 2 4 होना चाहिए। तो अगर हमें पता है कि 2 और 2 इनपुट है तो 4 ही आउटपुट होगा, तो उस टाइप के कंट्रोल सिस्टम को हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल सिस्टम, जिसके आप इनपुट के रिस्पेक्ट में आप आउटपुट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आउटपुट को बता सकते हैं, या फिक्स्ड रहेगा जिसका आउटपुट, उस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल सिस्टम। लेकिन वहीं पर अगर कोई कंट्रोल सिस्टम जिसका इनपुट और रैंडम इनपुट के लिए रैंडम आउटपुट मिले, ध्यान देखिएगा स्टोचैस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर किसी भी सिस्टम के लिए आपको रैंडम इनपुट और रैंडम आउटपुट मिले, रैंडम इनपुट और रैंडम आउटपुट मिले, तो इस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे स्टोचैस्टिक। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट और आउटपुट का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं बता सकते हैं कि अगर आपका साइन वेव है तो इस साइन वेव के लिए सिस्टम कैसा जाएगा, या इस स्क्वायर वेव के लिए कैसा सिस्टम जाएगा। तो जिसके आउटपुट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसके आउटपुट को आप बता नहीं सकते, जिसका आउटपुट वेरिएबल आउटपुट जो दे रहा है, उस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलेंगे स्टोचैस्टिक सिस्टम। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, तो ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, पता है कि ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये मेरे लिए क्या है, डिटरमाइन पहले से किया हुआ। हम जानते हैं कि ऐसा ही सिग्नल बनेगा, हर बार बनेगा। अगर ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है तो हर बार वैसा ही सिग्नल बनेगा। उसी हिसाब से स्क्वायर वेव है तो एक बार ऑन, एक बार ऑफ, एक बार ऑन, एक बार ऑफ। तो ये सिस्टम रिपीटेड मोड पे सेम काम कर रहा है। ये सब क्या हो गया, इस एग्जाम्पल हो गया आपका डिटर्मिनिस्टिक का। ठीक है, और वहीं पर आपका ये देखिए वेवफॉर्म है जिसमें कभी पीक यहाँ पर है, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर है, फिर मतलब कि हर एक टाइम पे आपका जो आउटपुट है वो फिक्स्ड नहीं है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट टाइम हमको नहीं पता कि इसके बाद ये यहाँ आएगा कि इसके बाद यहाँ जाएगा। अब हमें ये पता ही नहीं है सिस्टम का कि इसका नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा फॉर द दिस इनपुट। तो हम इस सिस्टम के बारे में कैसे बोल सकते हैं कि ये हम डिटर्मिनिस्टिक है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं स्टोचैस्टिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, स्टोचैस्टिक सिस्टम। जिसका आउटपुट वेरिएबल है, जिसका आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, उस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं स्टोचैस्टिक सिस्टम। तो अगर अब हम पूरा का देखना चाहें कि हमारा क्लासिफिकेशन कैसा दिखेगा कंट्रोल सिस्टम का, तो कुछ हमारे सामने इस तरह का दिखेगा कंट्रोल सिस्टम का क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, नेचुरल कंट्रोल सिस्टम और मैनमेड कंट्रोल सिस्टम। मैनमेड कंट्रोल सिस्टम फिर से 2 हिस्सों में टूटेगा, मैनुअल कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम फिर से 2 हिस्सों में टूटेगा, ओपन लूप और क्लोज लूप। ओपन लूप का 2 हिस्सा बनेगा, नॉन लीनियर, लीनियर। उसी हिसाब से क्लोज लूप का भी 2 हिस्सा बनेगा, या 2 क्लासिफिकेशन होंगे, फर्दर क्लासिफिकेशन होंगे, नॉन लीनियर एंड लीनियर। नॉन लीनियर में भी आपका 2 हिस्सा रहेगा, जो टाइम के हिसाब से वैरी करे, जो टाइम के हिसाब से नॉट वैरी करे। उसी हिसाब से लीनियर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का भी 2 हिस्सा बनेंगे, टाइम वेरिएंट लीनियर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एंड टाइम इनवेरिएंट लीनियर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो बच्चा ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज लूप, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम लोग सबसे पहले जाने कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम बना कैसे है, तो हम लोग जाने कि सिस्टम और कंट्रोल का 2 अलग अलग शब्द हैं, 2 अलग अलग
कंपोनेंट्स हैं जिनको जोड़ के कंट्रोल सिस्टम बना है। सिस्टम क्या था? सिस्टम था कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स टू डू अ जॉब, वो था सिस्टम। और कंट्रोल क्या था? कि द कंट्रोलर विच प्रोवाइड्स द कंट्रोल एक्शन टू द सिस्टम टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट इज नोन एज कंट्रोलर। मतलब कि ऐसा कंट्रोल सेक्शन कंट्रोलर जो कि आपके सिस्टम से कोई भी जॉब करने के सिवाय, कोई भी आउटपुट के सिवाय एक डिजायर्ड आउटपुट की तरफ ले जाए, उस टाइप के सिस्टम को हम लोग कंट्रोलर बोलते थे, जिससे हमको मिलता था कंट्रोल सिग्नल, और उन दोनों को जोड़ के हमको मिलता है कंट्रोल सिस्टम। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, और हमारा सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। उसके बाद हम लोगों ने आज के क्लास में जो मेन देखा, वो हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन के बारे में, कि क्लासिफिकेशन क्या होता है कंट्रोल सिस्टम का। तो क्लासिफिकेशन आपके सामने ये चार्ट बना हुआ है, तो इस चार्ट के अनुसार हम लोगों ने सब कुछ देखा कि कौन सा सिस्टम कैसा होता है और किसके बारे में फर्दर कैसे वो क्लासीफाई और होता है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, उनके एग्जांपल्स क्या होता है। इन सब को हम लोगों ने आज अपने क्लासिफिकेशन के लेक्चर में देखा है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसके बारे में आज हम लोगों ने जो छोड़ दिया है वो क्या छोड़ा था? हम लोगों ने छोड़ा था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। और बच्चों, इसका जो भी नोट्स होगा वो आपको पीडीएफ के माध्यम में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आपका जो मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए इस पूरे क्लास में, इस पूरे ऑनलाइन क्लास में, वो ये होना चाहिए कि आपका जो ध्यान है, आपका जो नॉलेज होना चाहिए, वो यहाँ स्क्रीन से आपको मिलना चाहिए। इसके लिए बैक सपोर्ट में आपको नोट्स अलग से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें फ़ोन करके हमें हमारे डिप्लोमा अकेडमी के माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं। तब तक के लिए बी सेफ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।